खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। खबर चुनाव से जुड़ी हुई। तो 11 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एपीएन ने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़े और सटीक एग्जिट पोल को सामने रखा है। एपीएन पर पेश किए गए इस एग्जिट पोल में कई अहम नतीजे सामने आए हैं। आइए हम आपको संक्षेप में नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। नतीजा हमारे सामने एपीएन के एग्जिट पोल में बीजेपी के गढ़ नोएडा विधानसभा सीट से बीजेपी के पंकज सिंह अव्वल रहे हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी नंबर 2 पर हैं। बीएसपी के रविकांत मिश्रा नंबर 3 पर रहे। गाजियाबाद के बीएसपी सुरेश बंसल नंबर 1 रहे। यहां पर नंबर 3 पर हैं। मथुरा के वृंदावन विधानसभा सीट से बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा को मैदान में उतारा है। वे अव्वल नंबर पर हैं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता मैदान में पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मेरठ की सीट। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उतारा है। वे यहां पर से पहले नंबर पर चल रहे हैं। अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी जो लड़ाई थी वो थी बीएसपी से, और यहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आगे हैं, नंबर 1 पर हैं। विवादों से घिरे रहने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम की साख भी दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने संगीत सोम को मेरठ की सरधना सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है और ये दांव सही लग रहा है। शामली सीट से कांग्रेस ने पंकज कुमार मलिक को अपना कैंडिडेट बनाया है। वे यहाँ पर पहले नंबर पर रहे। पंकज कुमार मलिक जीत सकते हैं, नंबर 1 पर हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी ने यहां कपिल देव अग्रवाल पर दांव चला है और वे लीड कर रहे हैं। रहेंगे यहां पर बीएसपी के राकेश कुमार शर्मा यहां से नंबर। अलीगढ़ में सपा ने जफर आलम, बीएसपी ने मोहम्मद आरिफ और बीजेपी ने संजीव राजा को मैदान में उतारा है और उन पर विश्वास करना बीजेपी के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। और बीजेपी ने संजीव राजा को मैदान में उतारा। एटा से बीजेपी ने विपिन वर्मा, बीएसपी ने गजेंद्र सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी ने जोगेंद्र सिंह पर दांव चला है। यहां पर समाजवादी पार्टी के जोगेंद्र सिंह नंबर 1 है और सपा के जोगेंद्र सिंह नंबर 1 पर है। यहाँ पर बीजेपी के विपिन वर्मा नंबर 2 पर है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। सिंह पर दांव चला। तो एपीएन के एग्जिट पोल में यूपी की अन्य अहम सीटों पर कौन जीत रहा है और कौन खा रहा है मात, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। एपीएन के एग्जिट पोल में कई नतीजे सामने आए हैं। फेफना के बलिया से अंबिका चौधरी का मुकाबला बीजेपी के उपेंद्र तिवारी और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव से था। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के उपेंद्र तिवारी नंबर 1 पर है, अंबिका चौधरी नंबर 3 पर। मऊ से बीएसपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। एग्जिट पोल के आधार पर वे जीत रहे हैं। बलिया सदर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नारद राय को चुनाव का टिकट न देकर लक्ष्मण गुप्ता को पार्टी का टिकट दिया था। एग्जिट पोल में बलिया सदर से बीजेपी के आनंद स्वरूप शुक्ला नंबर 1 पर है, नारद राय नंबर 3 पर। जमानिया गाजीपुर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से ओम प्रकाश सिंह जीत रहे हैं। बीएसपी के अतुल राय नंबर 2 पर है। मोहम्मदाबाद के गाजीपुर में बीजेपी की अलका राय नंबर 1 पर है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई बीएसपी के उम्मीदवार सिगतुल्ला अंसारी नंबर 2 पर है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी सीट के मौजूदा विधायक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सबसे आगे दिख रहे हैं। बीजेपी से मनीष यादव नंबर 2 पर और बीएसपी के दुर्वेश शाक्या नंबर 3 पर हैं। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी अपने प्रतिद्वंदियों से आगे हैं। वे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव और बीएसपी की योगेश दीक्षित को पछाड़कर जीतती दिख रही हैं। लखनऊ मध्य सीट से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा नंबर 3 पर हैं। बीजेपी के ब्रजेश पाठक अव्वल नंबर पर दिख रहे हैं। वाराणसी के पिंडरा से बीजेपी के अवधेश सिंह नंबर 1 पर हैं। बीएसपी के बाबूलाल पटेल नंबर 2 पर और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के अजय राय नंबर 3 पर। रायबरेली सदर सीट से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार अदिति सिंह नंबर 1 पर है। बीएसपी के शाहनवाज खान नंबर 2 पर। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और बाकी चैनलों की बात करें तो कई चैनलों के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। टाइम्स नाउ बीजेपी को 190 से 210 सीट दिया है और एबीपी ने बीजेपी को 164 से 176 सीट दिए हैं। इंडिया टीवी की बात करें तो बीजेपी को 164 से 176 सीट दिया गया है और न्यूज 18 ने 161 सीट बीजेपी को दिए हैं। तो ये अन्य चैनलों के सर्वे हैं जिसमें लगभग सभी ने बीजेपी को बढ़त दिखाई है। तो ये सर्वे आपके सामने
उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल और अलग अलग चैनलों ने किस तरह से किसको कितना नंबर दिया है। इंडिया टीवी की बात करें तो 161, एबीपी न्यूज़ 164 से 176 और इंडिया टुडे ने ही 251 से 279 बीजेपी को सीट दिया है। और न्यूज़ अगर 24 की बात करें तो 285, टाइम्स नाउ 210 से 230। बाकी कांग्रेस, बीएसपी और अन्य के खाते में इनका सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर। और विक्रम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विक्रम, अब तो रुझान आना शुरू हो गया है, कल तक का वक्त है, क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? देखिए अरविंद, अगर एग्जिट पोल की बात किया जाए उत्तर प्रदेश के भीतर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हर चैनल्स के एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से देर रात आजम खान का बयान आ जाना, फिर अखिलेश यादव का बयान आ जाना कि जरूरत अगर पड़ी तो अखिलेश यादव का जो बड़ा बयान आया था कि वो बसपा की ओर भी पींगे बढ़ा लेंगे, उनसे भी हाथ मिला लेंगे, तो इन तमाम मसलों पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी अब इस समय एक प्रेशर में आ चुकी है, काफी पीछे हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब अभी भी इंतजार कर रही है कि शायद जनादेश जो है या फिर जनादेश के करीब वो पहुंच जाए, क्योंकि चुनाव जो है जिस तरीके से उसने चुनाव लड़ा था उस तरीके से चुनाव लड़ने के बाद उसको ये एक आशा बनी हुई है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल का जो इलाका है और मध्य का इलाका है और बुंदेलखंड का जो इलाका है, वहां से वो वोट पोलराइज करके अच्छे फैक्टर्स में वोट पा रही है। तो इन तमाम मसलों पर नजरें बनी हुई हैं। हालांकि ये सारी चीजें अरविंद 11 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा, यानी कल क्लियर हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सियासी समीकरण, नए सियासी समीकरण बन रहे हैं और नए सियासी समीकरण घट रहे हैं, इन तरीकों पर अगर ध्यान रखें तो अभी से जो दोस्ती के हाथ जो हैं वो पॉकेट से बाहर आने लगे हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे हैं। अरविंद विक्रम, अगर तमाम तरह से अगर ये बातें की जाए और अलग अलग चैनलों की बात की जाए, हर जगह एग्जिट पोल में जैसा कि आपने बताया कि नंबर 1 पर बीजेपी को ही रखा जा रहा है, लेकिन क्लियर मैंडेट की अगर बात करें, पूर्ण समर्थन की बात करें, क्या उसकी संभावना है? और नहीं होने की वजह से ही ये चैनल इस तरह की जो है दाव चल रहे हैं और पहले से ही एक तरह से कोशिशें की जा रही हैं, ये शायद क्या अन्य पार्टियों को भी इस बात का अनुमान है? अरविंद देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बसपा के गठजोड़ की बात कही जा रही थी, उससे पहले ही अखिलेश यादव ने क्लियर मैंडेट को ना देखते हुए अखिलेश यादव ने पहले ही पींगे बढ़ानी शुरू कर दी है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। तो एक विकल्प तो ये खुल गया। दूसरी बात अगर देखा जाए तो आरएलडी हमेशा सत्ता में रहने वाली पार्टी रही है, यानी सत्ता जिस दल के पास रहता है उस तरफ आरएलडी का रुझान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आरएलडी जो है, जो सबसे नियरेस्ट होगी, नियर टू गवर्नमेंट होगी, वो उसके पक्ष में जाएगी। तो आरएलडी का एक विकल्प खुला हुआ है। निर्दलीय जो है वो इस बार सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे और सत्ता की चाबी उनके पास इस वजह से रहेगी क्योंकि क्लियर मैंडेट किसी को नहीं मिल रहा, उनका बोलबाला भी होगा, उनकी पूछ ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीस पार्टी और तमाम जो छोटे बड़े दल जो है, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, महान दल, ये तमाम ऐसे छोटे दल जो हैं और निर्दलीय जो हैं, ये इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे अरविंद। और इनकी ओर विकल्प जो है वो खुले छोड़ दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो बड़े नेता जो हैं वो अब सियासी समीकरण साधने में लग गए हैं कि अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता है, जनादेश नहीं मिलता है, तो उसके बाद आगे का विकल्प किन किन पार्टियों के लिए रास्ता खुलेगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी गई हैं। जो दूसरे कतार के नेता हैं बसपा के, उनसे जो बातचीत हो पाई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सांप्रदायिक ताकतों यानी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कोशिश होगी कि यहां पर बसपा और सपा जो है वो मिल जाए। हालांकि इस पे कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी को उन्होंने जरूर कह दिया कि ये जो अखिलेश यादव का जो बयान आया है बसपा से गठजोड़ करने का, अगर ये काउंटिंग के बाद अगर आता तो शायद इसका फायदा मिलता, सियासी फायदा मिलता। लेकिन अब कहीं ना कहीं घुटनों के बल समाजवादी पार्टी हो चुकी है और ऐसे में सबसे करीबी मामला जो है वो अब कल देखने को मिलेगा कि विक्रम, नए सियासी समीकरण और नया साफ तौर पर जो चीजें नजर आ रही है, अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, गठबंधन की चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं और शायद इस बात को चैनलों ने, इस तमाम पार्टियों ने भाप लिया है और जिस तरह के चैनलों पर रुझान आ रहे हैं उससे चीजें साफ होती जाए। बने रहे विक्रम, में एक और रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी क्या किस तरह के बयान है। खबरिया चैनलों पर एग्जिट पोल के नतीजे आते ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाए जाने के संकेत दिए जाने लगे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस बात के संकेत दिए। उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि वो बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए बीएसपी से हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने बीबीसी से बातचीत के दौरान इसके संकेत दिए कि वो नहीं चाहते कि यूपी को बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चलाए। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दिख रही है।
करीब करीब सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया जा रहा है। शायद इसी से संकेत लेते हुए अखिलेश यादव ने बीएसपी की ओर हाथ बढ़ा दिया है। इसके संकेत उन्होंने बीबीसी से बातचीत के दौरान दिए। हम नहीं चाहते कि यूपी को बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चलाए। कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है। परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतना नहीं, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में सपा और कांग्रेस को सरकार बनाने लायक सीटें मिल जाएंगी। एसपी नेता नरेश ने भी अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। मैंने अखिलेश जी का बयान अभी एक चैनल पर सुना। अखिलेश जी ने कहीं बीएसपी जी या बहन जी का नाम नहीं लिया है। अखिलेश ने कहा हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बैठने देंगे, रिमोट से यूपी नहीं चलने देंगे। तो बिल्कुल सही है। हम सब लोग हरदम एक व्यू में रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश नहीं सौंपेंगे और हम उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्ष ताकतों के हाथ में रखेंगे। अगर कोई कुर्बानी जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसका ये जो अर्थ लगाया जा रहा है, मैं उसको अर्थ नहीं मानता हूं, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि इफ बट के अलावा आप देखिएगा परसों खुलेगा और हमारा गठबंधन बहुमत में आएगा। उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हमें नहीं दिखाई दे रहा। उधर बीजेपी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें नतीजों का अंदेशा हो गया है, तभी वो रास्ता तलाश रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी आश्वस्त दिख रही है। बीजेपी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव जी ने अपनी कमजोरी साफ कर दी कि अब उनकी पूर्ण बहुमत की जो दावे थे वो सही नहीं है। वो तैयार है कि किसी न किसी तरह सबके साथ वो अपनी सरकार बना ले और बीजेपी को बाहर रखे, मगर ये होने वाला नहीं है। ये उनकी काल्पनिक एक सोच। एग्जिट पोल के नतीजों में सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को होता दिख रहा है। उसे एग्जिट पोल में तीसरे नंबर पर रखा जा रहा है, लेकिन ये सब नतीजे कुछ सीमित संख्या में वोटरों से बातचीत पर आधारित हैं और 11 मार्च को वोटों की गिनती के बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी कि जनता ने किस पर भरोसा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस पर अखिलेश ने जिस तरह से बयान दिया है, इस पर बीजेपी ने तंज कसने में देर नहीं की। क्या कहा गया है वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए, मेरे को लगता है कि गालिब दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन शायद इनको नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है और वो किसी भी किस्म की कोएलिशन को नकार रहे हैं। तो जो इनके ख्याली पुलाव है वो शायद ही पकेंगे, बीरबल की खिचड़ी की तरह चढ़े रहेंगे। और विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहा है जिसमें मीनाक्षी लेखी ये कह रहे हैं कि दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन संकेत साफ तौर पर चीज़ों को बयां कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसकी ज़मीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, वो कितनी पुख्ता है और बीजेपी के पास ऐसी स्थिति में क्या विकल्प रह जाता है? देखिए अरविंद, बिहार यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बिहार का चुनाव भी बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं हुआ था। बिहार में जिस तरीके से तमाम जो चैनल्स हैं जो चुनावी आंकड़ा पेश कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, महागठबंधन दूसरे नंबर पे आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जिस तरीके से देखने को मिला, कहीं ना कहीं वही सेम अंकन जो है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन जो है वो बिहार से जुदा जरूर है, लेकिन तमाम चीजों में, जैसे पूर्वांचल का इलाका हो गया या फिर मध्य का इलाका हुआ, इन तमाम जगहों पर देखा जाए तो अभी भी जो वोटर्स हैं वो क्लियर नहीं बोल रहे हैं। जिनसे हमारी बातचीत हुई है, जिनसे तमाम चीजें मिली हुई हैं, वो बहुत ज्यादा खुल के नहीं सामने आ रहे हैं। तो अभी 11 तारीख तक का इंतजार करना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन हो। इन तमाम चीजों को लेकर इंतजार करना सही रहेगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने दिखती जरूर नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद नियर टू गवर्नमेंट वो है। उसको बाकी दलों के सहयोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो छोटे दल हैं या फिर जो निर्दलीय जो चुनाव मैदान में हैं उनके सहयोग मिलेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी अरविंद।
बिल्कुल विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ। आगे हम कुछ और खबरों पर भी आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के दिनों में सीएम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलने का दावा करते थे, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही एग्जिट पोल आते ही सीएम अखिलेश यादव ने बीएसपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और वहीं समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं कैबिनेट मंत्री और आजम खान ने समाजवादी पार्टी की संभावित हार को देखते हुए इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में सवाल यही कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की संभावित हार का ठीक रहा? समाजवादी पार्टी नेता पूरी तरह कांग्रेस के माथे मरना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी नेता और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन करना समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक, जबकि कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग लड़ी होती तो न केवल उनकी लखनऊ सेंट्रल सीट पर बड़े अंतर से जीत होती, बल्कि 19 और सीटों पर समाजवादी पार्टी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा को लखनऊ मध्य से टिकट मिलने के बावजूद कांग्रेस से मारूफ ने पर्चा भर दिया था, लिहाजा बीजेपी के ब्रिजेश पाठक जीत के ज्यादा करीब दिख रहे हैं। वहीं रविदास मेहरोत्रा ने यूपी के विकास का श्रेय सीएम अखिलेश यादव की कड़ी मेहनत को दिया। उम्मीद जताया कि जनता सीएम अखिलेश को दोबारा बहुमत देगी। वैसे भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। हमने जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे वहां पूरी जो है निष्ठा से पदारी से हम लोगों चुनाव ने काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जहां पर नहीं खड़े थे उन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में ठीक से काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ करके सरकार बनाने में सक्षम थी और समाजवादी पार्टी के अकेले ही सरकार बनती, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और समाजवादी पार्टी जो है वो आप देखिएगा कि उससे कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को जरूर समाजवादी पार्टी से लाभ हुआ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भी अपने साथी रविदास मेहरोत्रा के सुर में सुर मिलाए। विधानसभा चुनाव में सपा की संभावित हार को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा तो इसके लिए अखिलेश यादव कहीं से जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि उस हार के लिए समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल और खुद प्रदेश की जनता जिम्मेदार होगी। जाहिर है कि आजम खान भी कांग्रेस को ही लपेटे में ले रहे हैं। वैसे उनकी विधानसभा सीट भी इस बार खतरे में है। और अगर सरकार नहीं बनेगी, खुदा न करे, तो ये गलत है समझना कि सिर्फ अखिलेश यादव का नुकसान होगा। नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश का होगा और जो लोग भी इस नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे प्रदेश उनसे हिसाब लेगा। जाहिर है समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उस भीतरी सच को बयां कर रहा है जिसे हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे सपा कांग्रेस गठबंधन होने के बावजूद अमेठी, लखनऊ, मध्य सहित 1.5 दर्जन सीटों पर सपा कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे को हार के सागर में धकेलने के लिए अलग अलग ताल ठोक रहे थे। अमेठी सीट पर अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और कांग्रेस प्रत्याशी अमिता सिंह एक दूसरे को हराने के सभी उपायों में जुटे रहे। ऊपर से तुर्रा ये कि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक इसे मैनेज नहीं कर सके। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा के बयानों पर बीजेपी को भी बैठे बिठाए तंज कसने का बेहतर मौका हाथ लग गया। देखिए, इन लोगों का जो गठबंधन था उसने लोगों को बहुत नाराज किया, क्योंकि मतदाताओं ने देख लिया कि दोनों अस्थिर हैं, ये दोनों अवसरवादी हैं और ये किसी एक का मकसद पर नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ आए। क्यों? भले ही चुनावी दिनों में दोनों दलों ने इसे दोस्ताना संघर्ष का नाम दिया हो, लेकिन सच तो यही है कि जब दो सियासी दोस्त लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा पहुंचता ही है, भले ही वो कोई भी हो। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि फिलहाल रिजल्ट का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कुमार महंत, एपीएन, दिल्ली। तो एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन संकेतों से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बेअसर दिख रहे हैं। आजम ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी को 380 सीटें मिलेंगी और बीजेपी के खाते में नतीजे के दिन महज 25 सीटें आएंगी। 380 सीटें आ रही हैं हमारी और बीजेपी को 25 आ रही हैं, बीएसपी को 80 आ रही हैं।
अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं, बसपा से गठबंधन करेंगे। कुछ नहीं, 380 सीटें जब हमारी आ रही हैं और 25 बीजेपी की आ रही हैं तो क्यों काहे का गठबंधन करेंगे? क्यों मेरी बात का क्यों यकीन नहीं है? आखिरकार अखिलेश जी को नहीं, मेरी बात का क्यों यकीन नहीं है? बीजेपी की बात का आपको क्यों यकीन है? 25 सीटें बीजेपी को बस। तो एग्जिट पोल के रिजल्ट के बावजूद कांग्रेस नेता संजय सिंह ने जीत का दावा किया। क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, बिहार और दिल्ली से काफ़ी उनकी भाषा मिलती जुलती है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लगे। और जिस तरह से बनारस में छोटी छोटी जगहों पे गए, ज़्यादा दिन समय बिताया, जिस तरह से कई 7 फेज़ों में अलग अलग लोगों के रुझान भी आ रहे थे, अखबारों से भी, हम लोगों के प्रचार में भी, हमें लगता है कि बीजेपी पीछे रहेगी और कांग्रेस सपा गठबंधन सरकार बनाएगी। और विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले, अन्य पार्टियों की, अभी आजम खान का ये कहना कि 380 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की आ रही है, पता नहीं वो तंज कस रहे हैं या क्या है, या साथ ही साथ इस तरह के भी बयान जिसमें रविदास महत्रा का भी है जो एक तरह से बचने की कवायद करते हुए, क्या इन लोगों को पूरी तरह से ये तय हो गया है कि वो हार रहे हैं और शायद इसीलिए इस तरह के रास्ते तलाशे जा रहे हैं? देखिए अरविंद, जिस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के भीतर, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अब काफ़ी पीछे पिछड़ रही है इस चुनाव में। 2012 में जो नतीजे आए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा उलट नतीजे 2017 में उनको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी LIU रिपोर्ट्स आती हैं, उनके पास भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आती हैं, और तमाम मीडिया चैनल्स के लोग भी उनको कुछ ना कुछ बताते ज़रूर हैं। चैनल्स के जरिए जिस तरीके से एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाया गया है अरविंद, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि गठबंधन का फायदा, सियासी फायदा उनको नहीं मिल पाया, सिर्फ और सिर्फ फायदा मिला तो कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी तो 224 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी 224 सीटें 403 में से। इस बार 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और काफी बुरी कंडीशन में है समाजवादी पार्टी। घर का रार जो था वो पहले से ही चल रहा था, उसके बाद फिर जिस तरीके से गठबंधन करने के लिए अखिलेश यादव को मजबूर होना पड़ा, उसके बाद से जो चुनाव हुआ है, चुनाव में और भी ज्यादा बुरी कंडीशन जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखने को मिल रही है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल है, चाहे वो अपना दल हो अनुप्रिया पटेल वाला या फिर भारतीय समाज पार्टी उदित राज वाला, ये तमाम दल जो हैं जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, 6 सीट 8 सीट 10 सीट पर जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बेहतर कंडीशन में है, फाइट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी NDA का जो घटक दल है वो बेहतर कंडीशन में चुनाव लड़ रहा है, तो इसका सियासी फायदा उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके जाहिर हो रहा है कि यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव हो चला है, और ऐसे में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब नया विकल्प भी तलाश रहे हैं, नए पत्ते भी तलाश रहे हैं। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर हाथ बढ़ाने का, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने विकल्प खोल दिया है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, ये एक सियासी जुमला हो चला है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई सेकुलर सरकार बनाया जा सके। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जिसको साफ तौर पर अभी देखना बाकी है। हालांकि 11 तारीख आने में काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में 11 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से रविदास मेहरोत्रा का बयान, आजम खां का बयान, अखिलेश यादव खुद का बयान, ये तमाम बयान शो कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर कंडीशन में नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स उनके पास LIUs के आ चुके हैं। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो यहाँ ये बात तय है कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, और इस बात को समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से स्वीकार कर रही है और एक संकेत दे रही है। 202 का जादुई आंकड़ा है, कौन इसके ज़्यादा करीब पहुंचता है उसके लिए मुसीबतें उतनी ही, मुश्किलें उतनी ही कम होंगी। ये तो 11 को ही ठीक ठीक पता चल पाएगा, लेकिन संकेत साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। बात उत्तराखंड की, जहां के एग्जिट पोल के नतीजे क्या, दूसरे चैनलों के उत्तराखंड के आंकड़े कैसे उसे पेश किया जा रहा है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये सर्वे जहां एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, इन सर्वेज में इंडिया टीवी बीजेपी को 32, कांग्रेस को 32 और बसपा को 0, अन्य के खाते में 6। ABP न्यूज़ की अगर बात करें तो 34 से 42 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस से 23 से 29, बसपा 0 और अन्य के खाते में 3 से 9। इंडिया टुडे 46 से 53 सीटें बीजेपी के खाते में, 12 से 21 सीटें कांग्रेस और 1 से 2 BSP और 1 से 4 अन्य के खाते में। न्यूज़ 24 53 बीजेपी को, 15 कांग्रेस को, 0 BHP और 2 अन्य के खाते में। न्यूज़ 18 की बात करें तो 46 से 53 सीटें वो बीजेपी को दे रही है और 12 से 21 कांग्रेस को, 0 BSP और 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में। यानी इन सर्वेज में भी उत्तराखंड में
बीजेपी को पहले नंबर पर दिखाया जा रहा है। तो 11 तारीख को रिजल्ट आने जा रहा है, 5 राज्यों का रिजल्ट, उसमें उत्तराखंड में शामिल। तभी ठीक ठीक पता चल पाएगा कि इन सर्वेज का आधार क्या है और कौन। लेकिन जिस तरह से नतीजे अलग अलग चैनलों के सर्वेज में आ रहे हैं, एक तस्वीर साफ होती दिख रही है। बढ़त बीजेपी की और दूसरे नंबर पर कांग्रेस। और उत्तराखंड का जिस तरह का एक इतिहास रहा है कि दोहराव नहीं हुआ है, और उस आधार पर जो उम्मीदें हैं वो बीजेपी के खाते में यहां पर नंबर 1 पर दिखाया जा रहा है बीजेपी को, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस। पिछली बार भी जिस तरह से सरकार बनी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर और वोट प्रतिशत बराबर रहा था। लेकिन अन्य के साथ, अन्य पार्टियों के साथ समझौता करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अब इस बार नतीजे क्या आते हैं और अन्य पार्टियों की, निर्दलीयों की क्या भूमिका रहती है, वो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और योगेश उत्तराखंड से ऑनलाइन पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? राजनीतिक पार्टियों की हलचल किस तरह से? जी बिल्कुल, जब हम एग्जिट पोलों पे, अलग अलग एग्जिट पोलों पे नजर डालते हैं तो बीजेपी को साफ तौर पर जो है बढ़त दिख रही है। लेकिन हम जमीनी स्तर पर जब देख रहे हैं तो स्थिति ये है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। वहीं जब बात कर रहे हैं कांग्रेस लीडरों की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, तो वो भी साफ तौर पर एग्जिट पोल को जो हम नकार रहे हैं। वैसा होता यही है कि एग्जिट पोल जिसके साइड आता है तो वो उसकी जरूर तारीफ करता है, लेकिन जिसके विपक्ष में आता है, जो उसको जिसमें हार मौजूद है, वो हमेशा उसको कहता है कि एग्जिट पोल गलत है। लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है, ये नकारा नहीं जा सकता। भले ही एग्जिट पोल कितने भी सही हो, लेकिन ये जरूर देखने को मिलेगा कि कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी और कांग्रेस के में से ज्यादा सीटों का अंतर दोनों में नहीं रहेगा। जी योगेश, अगर तमाम लोगों से आपकी बात हो रही थी, ग्राउंड रियलिटी पे भी आप चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर कांग्रेस नेताओं की बात कर रहे हैं, उनका किस तरह से बयान आ रहा है, उनका क्या कहना है? साफ तौर पर वो एग्जिट पोलों को नकार रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस, जितने एग्जिट पोल सामने आए हैं सभी में कांग्रेस को जो है वो पीछे दिखाया गया है और बीजेपी इसमें बढ़त हासिल की हुई है। तो सारे के सारे जब हम कांग्रेसी नेताओं की बात करते हैं तो वो इस एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। स्वाभाविक है कि उन्होंने एग्जिट पोल को नकारना ही है, क्योंकि एग्जिट पोल में वो हार उनके साथ है। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि जहां बीजेपी में यहाँ पर स्थिति ये है कि बीजेपी खुशी मना रही है, तो जरूर कांग्रेस नेता जो है एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। 35+ का यह जादुई आंकड़ा, किस तरह से कौन पार्टियां आगे बढ़ती हैं और किसके खाते में जीत दर्ज होती है, ये तो कल ठीक ठीक पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यह आंकड़ा नहीं छूता है, बहुमत के पार और नहीं जाती है कोई पार्टी, तो छोटी पार्टियों का भी, अन्य का भी एक जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो उसके कड़े रुख के बाद हाथरस जिले के सादाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक देवेंद्र अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय पर विधान चुनाव के दौरान मानिकपुर गांव में हुए जानलेवा हमले में समाजवादी पार्टी विधायक सहित कई अन्य नामजद आरोपी हैं। इस हमले में रामवीर उपाध्याय के एक समर्थक की मौत भी हो गई थी। मामले की सही ढंग से विवेचना किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। हमले में मारे गए युवक के पिता राम हरीश शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विवेचनाधिकारी से विवेचना की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने 10 मार्च को 10 बजे मानिकपुर गांव जाकर पीड़ितों और गवाहों का बयान दर्ज करने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों को क्लीन चिट देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि आरोपियों के नामजद होने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता इमरान उल्ला ने कोर्ट को जानकारी दी कि अलीगढ़ के एसपी क्राइम मामले की निगरानी कर रहे हैं और विवेचना अधिकारी भी सही ढंग से मामले की विवेचना कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।
और उधर गन्ना किसानों के बकाया मामले में राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों के ब्याज माफी के कैबिनेट के फैसले को रद्द करने का फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2100 करोड़ रुपए के बकाये पर ब्याज माफ किया है। ये बकाया 2012 से 2014 की अवधि का है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की याचिका पर पिछले साल 13 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस MC त्रिपाठी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अप्रवासी भारतीयों को झारखंड में निवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए बहुत जल्द एक अलग से कार्यालय खोला जाएगा, जहां अप्रवासी भारतीय अपनी डिमांड को राज्य सरकार के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि निवेशकों को विभागीय चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए निवेश बोर्ड का गठन कर लिया गया है। साथ ही सभी विभागों में इसके लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश सभी विभागों के सचिवों को दिया गया है। एपीएन से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोमेंटम झारखंड के सफल आयोजन के बाद सरकार जितने भी MOU लगाए हुए हैं उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि झारखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। मुख्यमंत्री रघुवर दास से विशेष बातचीत की एपीएन के सलाहकार मंतोष शर्मा ने। Jharkhand has been in the news for past few months, not nationally but also on the international arena. Jharkhand is trying very hard in inviting investors all across the world. In that regard, many also came to in Momentum Jharkhand. In that regard, today we have a special guest talking about the whole program and what Jharkhand is looking for, the growth in the coming years. In that way, we have Mr. Raghuvar Das, Chief Minister of Jharkhand, sitting with us and talking with us to APN. हमारे प्रोग्राम में स्वागत है सर आपका। मोमेंटम झारखंड, इसकी कहाँ से सोच की मोमेंटम झारखंड बड़ा कैची, क्या ये वाइब्रेंट गुजरात से? यस, जब बीते वर्ष में गुजरात गया था तभी से सोच आई थी कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश जहाँ कुछ नहीं है। जब वो स्टेट वाइब्रेंट गुजरात करके विकसित हो सकता है, तो झारखंड तो संभावनाओं से भरा प्रदेश, रिसोर्सेस से भरा प्रदेश, वन से आच्छादित प्रदेश, मेहनत कश मानव संसाधन बल, तो कोई कारण नहीं कि झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में आए। और उसी सोच के तहत राज्य गठन के बाद पहली बार हम लोग ग्लोबल झारखंड समिट का आयोजन किए। राज्य स्तर पर इसकी जिम्मेदारी है कि सारा क्लियरेंस करके एक टाइम बाउंड के तहत निवेशक को सारी चीज की सुविधा उपलब्ध करा दे। तो ये कमेटी गठन हो चुकी है। ये एक सोशल इंडेक्स का सवाल है कि झारखंड गवर्नमेंट शिक्षा टेक्निकलिटी पे क्या कर रही है कि हम लोग झारखंड के मैन पावर को भी उस लेवल पे ले आए कि आने वाले जो अवसर हैं उनको नौकरी मिल सके। देखिए, सरकार को और पूरी देश और राज्य की जनता को पता है कि हम तकनीकी के युग में जी रहे हैं। अब डिग्री के साथ साथ लोगों के हाथ में हुनर होनी चाहिए, और इसको ध्यान में रखकर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाने का काम किया। और झारखंड राज्य पहला राज्य है जो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय से हम लोग ने MOU भी किए। इसके साथ साथ इस निवेश को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जब 16-17 में हमारा स्किल डेवलपमेंट का बजट का प्लान 145 करोड़ था, इस बार के 17-18 के बजट में हम लोग ने 700 करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट में खर्च करने जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि झारखंड के जो हमारे बच्चे बच्चियां जो निवेश यहाँ होने वाले हैं, उनको ध्यान में रखकर जो भी निवेशक को किस ट्रेड का मैन पावर चाहिए, क्वालिटी मैन पावर, वो झारखंड सरकार स्किल्ड करके हम अपने झारखंड में जो निवेश हो रहे हैं उनको क्वालिटी मैन, ट्रेड मैन देने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसीलिए हमने 700 करोड़ बजट स्किल्ड। और उधर नए LG अनिल बैजल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का टकराव शुरू हो गया है। पूर्व सैनिक के परिवार को मुआवजे की फाइल LG ने लौटा दी है। दिल्ली के LG ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की अरविंद केजरीवाल सरकार की फाइल लौटा दी है। दिल्ली में एक बार फिर से उपराज्यपाल और CM के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती दिख रही है। अब की बार दिल्ली सरकार ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को 1 करोड़ मुआवजा देने की फाइल उपराज्यपाल ने लौटा दी है।
फाइल लौटाते हुए उपराज्यपाल ने कहा है कि रामकिशन गरेवाल दिल्ली के नागरिक नहीं बल्कि हरियाणा के नागरिक हैं, इसलिए दिल्ली सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे सकती। रामकिशन गरेवाल पूर्व सैनिक थे जिन्होंने ओआरओपी की मांग को लेकर जंतर मंतर में धरना दिया था, लेकिन नवंबर 2016 आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने गरेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। केजरीवाल सरकार की पॉलिसी के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले किसी भी फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान पर ड्यूटी पर मृत्यु होने पर दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार ने पूर्व सैनिक रामकिशन गरेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के फैसले को गलत बताया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये पहला मौका है जब नए एलजी अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। इससे पहले केजरीवाल सरकार के गेस्ट टीचर वेतन बढ़ोतरी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी, मोहल्ला क्लिनिक सरकारी स्कूल में खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले को उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से चल रहा है और इस सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना के विधान परिषद के सदस्य अनिल परब ने कहा था कि सत्ता के दौरान उनकी पार्टी कृषि कर्ज माफी का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी और इस विषय पर सवाल उठाने की बात कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को काफी दिनों से उठाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा होगी। किसानों की पीड़ा पर कई सालों से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी इसका हल नहीं निकाल पाई। विपक्ष के सवालों पर बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, ये देखना दिलचस्प है। और कुशल पाटिल हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। कुशल, इससे जुड़ी हुई क्या कुछ ज्यादा जानकारी और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है? जी, मुंबई में चल रहे बजट सत्र पर हमने देखा है कि कई तरह के विषयों पर डिस्कशन हुआ है, कई तरह के चर्चा हुए हैं, कई तरह के मुद्दे सामने लाए गए हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए किसान कर्जा माफी की, तो इस पर हो सकता है कि आज बहस हो सकती है, आज इस बात पर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि शिवसेना के जो प्रमुख नेता है अनिल परब, उन्होंने कहा था कि वो आज इस मुद्दे को सामने लाएंगे और उन्हें एनसीपी और कांग्रेस ने भी इस बात में सपोर्ट किया है कि ये जो किसानों के जो पीड़ा है इसे सामने लाना चाहिए, क्योंकि इस पर एक डिस्कशन बनता है, क्योंकि कई सालों से ये किसानों की पीड़ा जो है ये सॉल्व नहीं कर पाया है भारतीय जनता पार्टी। तो ये किस तरह से इस बार का विषय होगा, ये बात सामने आएगी, क्योंकि 2 साल से हमने देखा है कि ड्रॉट रहा है, ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स कई रहे हैं महाराष्ट्र में। तो इस पर जो है पहल होनी चाहिए, एक तरह का एक जो है डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ताकि किसानों की पीड़ा दूर हो सके, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि किसानों की आत्महत्या का जहां तक बात की जाए तो इस मामले पर हमने देखा है कई डिसीजंस आए हैं, लेकिन उनकी पीड़ा अब तक सॉल्व नहीं हुई है, उन्हें किसी तरह से राहत मिलने की बातें सामने आई है, लेकिन जो है डिसीजन मेकिंग में बीजेपी सतर्क नहीं रही है। और इस बात पर हमने देखा है कि चर्चा हुए है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी कई बार ये चर्चा सामने लाई है, लेकिन इस पर कुछ पहल नहीं हुई है। तो बाकी की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जो है, वो हो सकता है कि आज इस मुद्दे पर एक अहम डिस्कशन करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसान वर्ग के जो लोग हैं वो सामने आकर अपनी पीड़ा बताते रहे हैं, किसी तरह से राहत मांगते रहे हैं, लेकिन इस बात पर एक फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। तो आज हो सकता है कि इस पर एक डिसीजन आ सके, क्योंकि जो है सब पार्टी अगर मिलकर इस बात को सामने लाए तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार विमर्श करके एक फाइनल डिसीजन सामने लाए। और एक बात जो सामने आती है कि जो नेता है बीजेपी के, उन्होंने भी कहा था कि इस बात पर उन्हें गौर करना है, इसकी बात करनी है और इसे सामने लाकर इस पे एक सुझाव लाना है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने भी कहा था कि इस बात पर एक बहस होनी चाहिए और इस बात का एक फाइनल डिसीजन आना चाहिए, सभी पार्टियों ने मिलकर इस पे एक डिसीजन लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आगे देखना होगा कि आखिर इस पर किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि विदर्भ की बात कर ले, आत्महत्या की बात कर ले, सूखे
पहले की स्थिति, जिस तरह से किसानों की स्थिति रही है, वो हमेशा ही विवादों में और सोचने की बात है। और जिस तरह की भी कोशिशें की गई हैं वो अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई हैं। आगे इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपने अपने बैंक से जुड़े काम निपटाने हैं तो आपके पास इसके लिए आज तक का ही समय है। 11 से 14 मार्च तक बैंक बंद रहेंगे। 11 मार्च को महीने के दूसरे शनिवार को लेकर सभी बैंक बंद रहेंगे, जबकि रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 13 और 14 को होली की छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहेंगे और 15 मार्च को बैंक खुलेंगे। लंबी छुट्टी की वजह से एटीएम में भी पैसे खत्म होने की संभावना है। तैयार हो जाएं। त्योहार को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही कैश की व्यवस्था कर लें, क्योंकि सभी बैंक 11 से 14 मार्च तक बंद रहेंगे। 4 दिनों के बंद के बाद 15 मार्च को ये बैंक खुलेंगे। 11 मार्च को दूसरा शनिवार, 12 मार्च को रविवार, जबकि 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी है, यानी कि 4 दिन तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। 11 से पहले लोगों को अपने जरूरी काम निपटाने होंगे। इस दौरान एटीएम से ही राहत मिलेगी। होली समेत अन्य छुट्टियों की वजह से बैंक में काम नहीं होगा, इसीलिए आप बैंक से जुड़े सभी काम शुक्रवार तक निपटा लें, नहीं तो परेशानी झेलनी पड़ सकती है। होली का असर एटीएम पर भी पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि त्योहार को लेकर एटीएम से पैसे की निकासी अन्य दिनों की तुलना ज्यादा होती है। ऐसे में कैश की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों की 4 दिन छुट्टी है, ऐसे में आपको सिर्फ एटीएम के भरोसे रहना होगा। त्योहारों की वजह से कैश की ज्यादा जरूरत होगी, ऐसे में भारी संख्या में लोग एटीएम से पैसा भी निकालेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नोटबंदी के बाद से अब तक एटीएम में नोटों की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। त्योहार और नोट की कमी के कारण एटीएम में भी पैसे खत्म हो सकते हैं। हालांकि आप ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का सहारा भी ले सकते हैं। राहुल कुमार, एपीएन, दिल्ली। तो इस तरह की समस्याओं से आपको दो चार न होना पड़े, इसके लिए आपको पहले से सजग और व्यवस्था करनी होगी। और अब बात कर लेते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा की। वृंदावन में होली की धूम मची हुई है और आए दिन एक नई अनोखी होली का नजारा देखने को मिल रहा है। और इस अनोखी होली का नजारा आपके सामने, जहां पर गुरुवार को वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में विधवाओं ने दूर दराज से आए सैकड़ों लोगों के साथ रंग, गुलाल और फूलों से होली खेली। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ होली खेलने आते हैं और गोपीनाथ मंदिर में विधवाएं गोपियों का रूप धारण करके काल्पनिक कृष्ण के साथ होली खेलती हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इस होली को खेलने के लिए बनारस, इलाहाबाद और गुजरात से सैकड़ों विधवाएं वृंदावन पहुंची और सभी लोगों ने उनके साथ रंगों का उल्लास पर्व मनाकर खुद को खुशियों के रंग से सराबोर कर लिया। और अब आपको बताते हैं, परफ्यूम लगाना भी खतरे से खाली नहीं है। खासतौर पर अगर आप परफ्यूम लगाने के तुरंत बाद माचिस या लाइटर जलाते हैं तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे ये बात साबित होती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में परफ्यूम स्प्रे करने वाला ये युवक किस तरह आग की लपटों में घिर गया। तो जरा सी गलती ने युवक को मौत के कगार पर खड़ा कर दिया। परफ्यूम लगाने के बाद इसने माचिस जलाने की कोशिश की और परफ्यूम में ज्वलनशील तत्व चिंगारी से आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई और एपीएन इस वीडियो की प्रामाणिकता का वैसे दावा नहीं करता है। तो वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी हैं। आप जुड़े रहे एपीएन के साथ।